हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एससी एकेडमी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 7 विच इज़ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी फॉर क्लास 10th। बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है, तो फटाफट से सिलेबस कोप अप करना है। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों की डल चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के साथ फॉलो अप रखिए और देखते जाइए अपनी आगे आने वाली सारी वीडियोस। आइए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से विच इज़ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसकी दो मेजर लाइफ लाइन्स है जिसके बिना हमारी इकोनॉमी जिंदा ही नहीं रहेगी, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं। उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को पूरा तो कर दें, बट इन्हें हम तक पहुंचाएं कैसे? अलग अलग लोकेशंस तक इन्हें पहुंचाना होता है। तो इसके लिए जब ट्रेडर अपना सामान बनाएगा, बेचेगा, कंज्यूमर तक वो पहुंचेगा ही नहीं तो उसका क्या फ़ायदा? इसीलिए वी वांट एन एफिशिएंट नेटवर्क, एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हमारी जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो पाए। अब हमारी जो गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट होती है वो तीन मेजर डोमेन्स से होती है, जो है लैंड, एयर एंड वाटर। इनके सिवा अगर कोई मूवमेंट हो सकती है तो वो सिर्फ जादूगर कर सकता है। अभी तो फिलहाल अर्थ पे यही तीन मेजर डोमेन्स हैं। लंबे समय से हमने ये देखा था कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन थी ना वो बहुत सिस्टम स्लो था, जिसकी वजह से हमारा सामान या तो एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं था, और अगर जाता था तो महीनों में पहुंचता था। बट आज ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे हमारा वर्ल्ड बहुत डेवलप्ड है, हमने बहुत सारे कन्वर्जन्स देख लिए हैं, फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन भी बहुत आसान है, तो हम बहुत अच्छे से एक दूसरे से लिंक हो गए हैं। आज के टाइम पे वी कैन से दैट इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चरल प्लूरलिटी। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइंस एंड व्हाट नॉट, सबकी वजह से हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं। हमारी सारी फैसिलिटीज और हमें कंफर्ट घर बैठे बैठे आराम से ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से मिल रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है ये फ्लो चार्ट। इसमें हमें दिखाया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो तीन मेजर ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं हमारे, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड पे तो देखो तीन ही चीज़ें चल सकती हैं, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। अभी इनकी डीप स्टडी करेंगे हम आगे। नेक्स्ट इज वाटर, इनलैंड एंड ओवरसीज। इनलैंड होते हैं जो विद इन द कंट्री होते हैं, जैसे हमारे रिवर्स एंड लेक्स हैं, एंड ओवरसीज वाटरवेज होते हैं जो अक्रॉस द कंट्री होते हैं, जो हमारी कंट्री को बाकी कंट्रीज के साथ कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एयरवेज। एयरवेज में हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस है, डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक आर दोज जो हमारी कंट्री के अंदर अंदर ही हैं, एंड इंटरनेशनल हमें अक्रॉस द कंट्री कनेक्ट करते हैं। डोमेस्टिक में फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस। जो पब्लिक अंडरटेकिंग होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, एंड प्राइवेट एयरलाइंस को, इन एयरलाइंस को कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स होल्ड करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से, विच इज रोडवेज। रोडवेज में हमारे लिए सबसे खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया का जो नेटवर्क है रोडवेज का वो लार्जेस्ट नेटवर्क है कंप्लीट वर्ल्ड में, विच इज अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर। ये 2014 to 15 का सेंसस है, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लार्जेस्ट नेटवर्क है। एट प्रेजेंट देखा जाए तो इट इज़ अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर्स रोडवेज कवर करता है। अब रोडवेज से रिलेटेड हमें कुछ मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रोडवेज के क्या एडवांटेजेस हैं, रोडवेज इंपॉर्टेंट क्यों है, रोडवेज रेलवेज से अच्छा क्यों है, और ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिन पॉइंट्स को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन में लिखने ही लिखने हैं। सबसे पहला ये है कि भाई रोडवेज की कंस्ट्रक्शन बहुत कम है। अगर हम रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके कंपैरिजन में रोडवेज तो बहुत सस्ते में निपट जाएगी। नेक्स्ट इज रोडवेज हर टोपोग्राफी के लिए सुटेबल है। अगर हमें माउंटेन्स के पास बनानी है तो वहाँ भी सड़क बनेगी, डेजर्ट्स पे भी सड़क बनेगी, तो हर टोपोग्राफी में सड़क तो इजीली बन सकती है, चाहे वहाँ स्लोप हो चाहे डेजर्टेड एरिया हो। नेक्स्ट इज रोडवेज से हमें डोर टू डोर सर्विस मिलती है। हम ट्रेन में बैठ के नहीं कह सकते ना 2.5 किलोमीटर बाद हमें उतार देना, पॉसिबल नहीं है, बट रोडवेज में हमारे लिए ये पॉसिबल है। हम रोडवेज में एक और इसका एडवांटेज है कि हम जब ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं तो हम चाहे कम पर्सन भी जा सकते हैं, हम ज़्यादा पर्सन को भी लेके जा सकते हैं, हम कम सामान भी ले जा सकते हैं, हम ज़्यादा सामान भी ले जा सकते हैं, और हम शॉर्ट डिस्टेंसेस पे भी जा सकते हैं और बड़े बड़े दूर दूर तक के डिस्टेंसेस पे भी जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन अस। तो इसीलिए रोडवेज अच्छी हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट रोडवेज का ये है कि इट इज़ अ फीडर। अगर आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है तो भी आपको रोड चाहिए, अगर आपको अपने घर से एयरपोर्ट जाना है तो भी रोड चाहिए, सी पोर्ट जाना है तो भी रोड चाहिए।
चाहिए, तो रोडवेज इज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसीलिए रोडवेज के बिना तो आप कहीं पर भी नहीं जा सकते। अब रोडवेज को हमने आगे फर्दर क्लासीफाई करा है 6 क्लासेस में। इसमें से सबसे पहली है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था हमारी गवर्नमेंट ने ताकि कुछ मेगा सिटीज़ हैं उन बड़ी बड़ी सिटीज़ को जोड़ा जा सके, और एक ही मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिस्टेंस और टाइम को रिड्यूस किया जा सके। अब इसमें इन्होंने किस किस को लिंक करा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इस तरीके से इन्होंने दिल्ली को 6 मेजर सुपर हाईवेज की लेन्स के साथ लिंक कर दिया। इससे टाइम भी बचा, डिस्टेंस भी कम हुआ, और ये एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में हाईवे बन गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ मैप क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मेजर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इस हाईवे को किसने बनवाया, अथॉरिटी कौन है। देन अथॉरिटी इज NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेजर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर को लिंक करते हैं कन्याकुमारी के साथ, कश्मीर टू कन्याकुमारी है ना सॉन्ग, उससे आप याद कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में हमने कनेक्ट करा है असम से गुजरात को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस प्रोजेक्ट का जो आपको ध्यान रखना है। अब हर एक हाईवे के साथ ना आपको ये पढ़ना पड़ेगा भाई कि इसको कौन सी अथॉरिटी डील करती है। ऐसे ही अब नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज वो रोड्स होती हैं जिन्हें मेंटेन करते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD, ये आपको याद रखना है। स्टेट हाईवेज कौन होते हैं, जो वो रोड्स होती हैं जो हमारी स्टेट के कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ लिंक कर देते हैं। अब इन्हें कौन देखता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यूनियन टेरिटरीज में भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ही देखते हैं। नेक्स्ट आर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करती हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट के प्लेसेस के साथ। इनको देखने के लिए हमारे पास है जिला परिषद। अब नेक्स्ट है हमारे पास अदर रोड्स में हमारे पास कुछ रूरल रोड्स आ जाती हैं जो रूरल एरियाज़ को टाउन्स के साथ लिंक करती हैं। ये रोड्स जो हैं इनके ऊपर खास ध्यान दिया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस स्कीम के अंडर बहुत प्रोविजंस निकाले गए थे जिनमें इन रोड्स को अच्छा बनाने के लिए और हर सीज़न में ये रोड्स चल सकें उसके लिए बहुत काम किया गया था। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्डर रोड्स जो हैं इनको ऑर्गेनाइजेशन देखती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि ये कंट्री के बॉर्डर एरियाज में बनाया जा सके। ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी सिर्फ इसलिए कि एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए ये रोड्स होनी ज़रूरी हैं, और फिर इन रोड्स के बनने की वजह से बॉर्डर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाती है, तो इसीलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंटली बनाया गया। अब हम देखेंगे कि हमारी जो रोड्स हैं उनको हमने फर्दर क्लासिफाई भी करा है इनटू द टाइप ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन। वो क्या है, मेटल रोड्स एंड अनमेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स का मतलब ये है कि ये रोड्स सीमेंट, कंक्रीट और कभी कभी बिट्यूमेंट से भी बनी होती हैं, तो ये थोड़ी सी मजबूत होती हैं, हर सीजन में चल पाती हैं, इनका लंबा टिकना लाजमी है। अब उसके बाद है अनमेटल रोड्स जो हैं वो सारे सीजन में नहीं चल पाती हैं, रेनी सीजन में जनरली वो ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ पे पानी भर जाता है तो वो और लंबी नहीं टिक पाती हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास रोडवेज में है रोड डेंसिटी का मतलब होता है द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, कितना एरिया कवर करा है रोड ने, दैट इज रोड डेंसिटी। हर रोड की डेंसिटी अलग अलग होती है, वेरी करती है, क्योंकि हर रोड जो है उसका एरिया अलग अलग है, तो इसलिए डेंसिटी सबकी अलग अलग होती है। नेशनल एवरेज है इसमें हमारे पास 125.02 किलोमीटर्स। बट अब यहाँ पे एक बात और है कि हमें रोडवेज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा रोड्स तो अनमेटल्ड है, रेनी सीजन के बाद वो चलती ही नहीं है, हम जा ही नहीं पाते हैं। दूसरी बात, नेशनल हाईवेज भी इनएडिक्वेट हैं, बहुत क्योटिक हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे भी, बिजी रोड्स हैं वो भी। नेक्स्ट इज़ कि जो हमारे रोडवेज हैं वो बहुत कंजस्टेड होते हैं, सिटीज़ इतनी भरी हुई हैं इसकी वजह से रोडवेज बहुत कंजस्टेड होते हैं। बहुत सारे जो ब्रिजेस हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं और बहुत नैरो हैं, जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा फेल हो जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। पैसेंजर्स को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम रेलवेज बहुत अच्छे से कर पाता है। इनफैक्ट रेलवे में बैठ के हम बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी करते हैं, साइट सीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमारी रेलवेज में हो जाती हैं, और रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इंडियन रेलवेज हैं वो बहुत ग्रेटर फोर्स रहा है, मोर
देन 150 ईयर्स तक इंडियन रेलवेज़ ने काफ़ी अच्छा साथ निभाया है हमारा। एंड रेलवेज़ जो है इंडिया को पूरी इकोनॉमिक लाइफ के तौर पर बाइंड करके रखता है। हर जगह रेलवेज़ है, सब जगह अच्छा नेटवर्क है हमारी रेलवेज़ का। हमारे जो रेलवे स्टेशंस हैं उनका जो रूट है वो अराउंड 66,687 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। तो हर जगह हमारे पास पैसेंजर रेलवेज़ भी हैं, हमारे पास अलग अलग जो मालगाड़ियाँ होती हैं वो वाली रेलवेज़ भी हैं। सो हमारे पास रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना रेलवेज़ की, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि रेलवेज़ जो हैं उसको बनाने के लिए हमें फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव काफ़ी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। अब जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यहाँ तो रेलवेज़ बड़े अच्छे से बन जाती हैं, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है, एग्रीकल्चर भी है, लैंड अच्छा है, पॉपुलेशन भी बहुत है, तो अच्छे से हो जाता है। बट हिली टेरेन्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स को डालने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हिल्स होती हैं, टनल्स में बहुत इशू होता है, वहाँ पर कैसे रेलवे ट्रैक्स बनाएंगे, अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, वहाँ पर रेलवे की कंस्ट्रक्शन में बहुत दिक्कत आती है। अगर चलो रेलवे ट्रैक्स वहां पे डाल भी दे तो वहां से आएगा जाएगा कौन? स्पार्स पॉपुलेशन है, लोग आएंगे जाएंगे ही नहीं, खर्चा ही नहीं निकलेगा ना रेलवे कंस्ट्रक्शन का। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे रेलवेज हमें सेटअप करने में होती है। मूवमेंट भी तो होनी चाहिए ना, गुड्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह जाएं, बट इशू बहुत सारा वहाँ पे हमें फेस करने को मिलता है। अब जो रेलवेज़ हैं इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो इंडियन रेलवेज़ है इट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंप्लीट कंट्री। और फर्स्ट ट्रेन स्टीम जो हुई थी हमारी वो स्टीम ऑफ हुई थी फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 विच कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स। अब हम पढ़ेंगे कि रेलवे को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? वो होती हैं जो रेलवे है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नेशनल इकोनॉमी में, पर जो प्रॉब्लम्स सफ़र करनी पड़ती हैं कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो है ना विदाउट टिकट सफ़र करते हैं, और थेफ्ट बहुत ज़्यादा होता है, रेलवे प्रॉपर्टी को लोग बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, लोग बेवजह ट्रेन की चेन पुल करते हैं जिसकी वजह से डैमेज होता है, रेलवे को बहुत हाई डैमेज पे करना पड़ता है अननेसेसरीली, तो बहुत इशू है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है हमारे लिए पाइपलाइंस। पाइपलाइन का जो नेटवर्क है ये नेटवर्क जब आया हमारे मैप में तो इसकी वजह से एक चमत्कार हो गया। हम बहुत ऐसी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजना स्टार्ट कर दिया जिनका हमें नॉर्मली बाकी ट्रांसपोर्टेशन से भेजना बहुत रिस्की हो सकता था, जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, इन सब का एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया है। रिफाइनरीज के थ्रू और प्लांट्स से हम सीधा इनकी ट्रांसपोर्टेशन पहुंचा सकते हैं, तो बहुत इजी हो गया है हमारे लिए अब। बट इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के, और ये क्वेश्चन पेपर प्रोन है, पूछा जाता है। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, ये आपको याद रखना है। देन फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, एंड गैस पाइपलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पे, गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन यूपी। वाया वाली स्टेट्स को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, बट इनका जो मेन नाम है वो तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ट्रांसपोर्टेशन है वाटरवेज। हम एंशियंट टाइम से देखते आ रहे हैं वाटरवेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सब जगह वाटरवेज होता था, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता था, और बहुत चीपेस्ट मीन्स है वाटरवेज, तो इसीलिए सब लोगों को अच्छा लगता था। हैवी और बल्कि गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह जा पाते थे, फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो इसीलिए अच्छे से सब कुछ हो जाता था। अब मेजर बात यह है कि इंडिया में इनलैंड नेविगेशन है वाटरवेज की अराउंड 14,500 किलोमीटर की लेंथ तक, और इसमें से हमारे पास काफ़ी सारा नेविगेबल वेसल्स भी हैं, और हमारे पास गवर्नमेंट ने कुछ नेशनल वाटरवेज भी बनाए हैं। देखो आप लोगों ने नेशनल हाईवेज पढ़े हैं, तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नेशनल वाटरवेज का भी पढ़ना ज़रूरी है। इसमें NW1 है गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, NW2 है ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी, और NW3 इंपॉर्टेंट वन इज़ वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। और इसको भी आपको जो इसके पास आपको लोगों को स्टेट्स मेंशन की गई हैं वो बहुत लर्न करना मतलब आप लोगों को कंपलसरी नहीं है, बट आपको नेम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन NW नंबर 4 इज़, ये कुछ स्ट्रेचेस हैं गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के जिनको निकाला गया था काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स के पास में से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। NW नंबर 5 और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट 3 आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। NW नंबर 5 है, इसमें ब्रह्मानी रिवर के साथ निकाला गया था माताई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्मानी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल।
588 किलोमीटर तक का लंबा था ये, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब जो रिवर है हमारे पास, इनलैंड वाटरवेज हैं, जो हमारे पास ओवरसीज वाटरवेज हैं, इनकी वजह से इंडिया की ट्रेडिंग पे बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारे पास काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड मूव्ड बाय सी। आज तक भी इट इज़ मूव्ड बाय सी और आगे भी हमें उम्मीद है कि इट विल बी मूव्ड बाय सी। अब मेजर सी पोर्ट्स भी हैं हमारे पास इसके लिए। लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारे पास 7516.6 किलोमीटर की, तो इसीलिए हमारे पास एक फ़ायदा है, हमारा जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है वो मेजर पोर्ट्स से होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पोर्ट्स के नाम है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको ध्यान रखने हैं। कांडलाइन कच्छ, इट वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड। इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला पोर्ट बना था, और क्योंकि ये पोर्ट टाइडल पोर्ट भी है तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट भाई, बहुत ज़्यादा स्पेशियस जगह है, वेल शेल्टर्ड हार्बर है, तो मुंबई बहुत अच्छा पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वहाँ पे प्लान किया गया था मुंबई पोर्ट के पास बनाने के लिए। एंड देन और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। मारमागांव पोर्ट ऑफ गोवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, यहाँ पे आयरन ओर की एक्सपोर्टिंग यहीं से होती है। 50% इंडिया का आयरन ओर यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्ट की साइड पे, तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु में है। ये नेचुरल हार्बर है, बहुत अच्छा है, रिच हिंटरलैंड है, काफ़ी हमारा ट्रेड फ्लरिश हुआ है इसकी वजह से भी। नेबरिंग कंट्रीज़ में, श्रीलंका, मालदीव्स में, सब जगह हमारा सामान यहीं से जाता है। चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। एक क्वेश्चन सबसे खास तौर पे पूछा जाता है, लैंड लॉक्ड होने की वजह से ये वाला जो पोर्ट है वो बहुत फेमस है, विशाखापट्टनम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि लैंड लॉक्ड है तो इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ कोलकाता, इट इज़ ऑल्सो एन इनलैंड रिवरीन पोर्ट, तो ये भी ध्यान रखना है, ये वन वर्ड क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। आइए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, वो है एयरवेज। एयरवेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बहुत फास्टेस्ट हैं। आज के टाइम पे हम ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पर भी एयरवेज के थ्रू, बहुत प्रेस्टीजियस हैं। डिफिकल्ट टेरेन्स में भी हम ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, उड़ के जाना है हमने तो। ओशियन है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉरेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेजर्ट, माउंटेन, किसी से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही ईजिली फास्टेस्ट मीन्स है तो हम ईजिली पहुँच जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज हुआ था 1953 में। इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, ये हमारे कुछ ऐसी डोमेस्टिक सर्विसेज हैं। एंड एयर इंडिया जो है हमें इंटरनेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है जो हमें हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिफिकल्ट टेरेन्स में भी हमें जगह जगह पर एयरवेज की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, हर तरीके की जगह पे वी कैन कैरी ऑन विद द हेल्प ऑफ एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, जो मैंने आपको चैप्टर के बिगिनिंग में बताया था। डोमेस्टिक इनसाइड द कंट्री, एंड इंटरनेशनल जो हमारे अक्रॉस द कंट्री हमें लिंक करते हैं। नेक्स्ट, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो आज मैं आपको YouTube पे कैसे पढ़ाती। तो कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन दो टाइप्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें पोस्ट कार्ड्स, लेटर, टेलीग्राम्स, टेलीग्राफ्स, ये सब आते हैं। मास कम्युनिकेशन में जिसमें हम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू मास, बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट और बहुत ईजी है आज के टाइम पे, इस ज़माने में। तो इंडिया एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है कम्युनिकेशन के फील्ड में स्पेशली। अब कम्युनिकेशन जो है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये ध्यान रखना है, सारे पार्सल्स को मैनेज करता है। अब इसमें कुछ कुछ डिविजन्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कार्ड्स एंड एनवेलप्स जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास मेल होते हैं, और सेकंड क्लास मेल्स जो होते हैं उसमें बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स आते हैं। इन्हें सरफेस मेल के थ्रू ले जाया जाता है ताकि इनकी क्विक डिलीवरी हो सके। बड़े बड़े टाउन्स में, सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे चैनल्स बने हुए हैं जिनके थ्रू इनकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाती है। मेन चैनल्स जो हैं वो है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिक चैनल। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब इसके साथ साथ एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है टेलीकॉम। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स ऑल्सो इन एशिया, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अर्बन प्लेसेस को अगर हम हटा दें तो 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया आर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन द STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आज तक भी वहाँ पे टेलीफोन फैसिलिटी STD ही है, उनका जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का वो इसी ज़रिए से होता है। एंड STD फैसिलिटी जो है वो हर एक विलेज में है, बहुत ही
यूनिफॉर्म रेट पे ये होता है, और इसकी वजह से काफ़ी पॉसिबल हो गया हमारा टेक्नोलॉजी के साथ साथ कम्युनिकेशन को कोप अप करना, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना बहुत ही ईजी है। इनफैक्ट 24/7 की सर्विसेज आजकल अवेलेबल हैं एसटीडी के केस में भी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट के फील्ड में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस क्रिएट कराता है। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंडिया रेडियो में आकाशवाणी का नाम तो सुना ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें फेमस हैं जो हमारी एक आवाज़ को कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है एक नेशनल टेलीविज़न चैनल विच इज़ दूरदर्शन। तो इंडिया में हर एक इंसान, हर एक जगह पर, हर एक टीवी में दूरदर्शन चैनल ज़रूर होता है। नेशनल है हमारा, हर तरीके के प्रोग्राम, वेदर इट इज़ एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें जो हैं हर एक एज ग्रुप के लिए इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया पब्लिशेज लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स एनुअली। सबसे ज़्यादा अलग अलग तरीके के हैं यहाँ पे, अलग अलग पीरियडिकल्स के हिसाब से ये छापे जाते हैं। न्यूज़पेपर्स जो हैं वो कम से कम 100 लैंग्वेजेस में छापे जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो वीडियो फिल्म्स होती हैं, हर चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज में निकालने की कोशिश बार बार की जाती है लगातार। इसको देखने वाली हमारी एक अथॉरिटी है जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये अथॉरिटी है जो इंडियन और फॉरेन दोनों को फिल्म्स को सर्टिफाई करती है, तभी हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को वो मूवीज़ दिखाई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है जो हमारे गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, इसे बेसिकली ट्रेड बोलते हैं। असली ट्रेड तो ये है जो हमारी मेन मार्केट है, हमारी मेन मार्केट से जो सामान है जब वो बाकी कंट्रीज़ तक जा रहा है, वेदर इट इज़ एनी रूट, सी रूट से, एयर रूट से, लैंड रूट से, किसी भी तरीके से जा रहा है, हमारी मार्केट दूसरी जगह जा रही है, एक्सचेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक बैलेंस वाला होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है ना कि हम सिर्फ इंपोर्ट करे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, दैट इज नॉट बैलेंस ट्रेड। तो इसीलिए हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बैलेंस रहना चाहिए ताकि हमारे लिए वो फेवरेबल रहे। और फेवरेबल तब होता है हमारे लिए जब हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो और इंपोर्ट की वैल्यू कम हो, और अनफेवरेबल तब होता है जब हमारी इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट की कम हो, बस हम लिए जा रहे हैं, बेच कुछ नहीं रहे, तो दैट इज़ ऑब्वियसली अनफेवरेबल। इंडिया के ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, जियोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से भी हमारे आसपास की कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हमारी काफ़ी सारी कमोडिटीज़ हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और ऐसी बहुत सारी भी हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो इन सब कमोडिटीज़ के बारे में आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल्स का ध्यान रखना है। जैसे द कमोडिटीज़ इंपोर्टेड इन इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम क्रूड एंड सम प्रोडक्ट्स लाइक जेम्स, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, पल्सेस, ऑयल, ये सब चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं जो हम लास्ट डिकेड से आज तक एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। इन सब कमोडिटीज़ और गुड्स के एक्सचेंज की वजह से हमारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी उनके साथ एक्सचेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं और हमारी और भी इंफॉर्मेशन वास्ट होती जा रही है और हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जिस पे 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है, टूरिज्म एज अ ट्रेड। फॉरेन टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे हमारी कंट्री में, देखते हैं हमारी कंट्री को, उन्हें बहुत अच्छी लगती है, तो इसकी वजह से हमारा टूरिज्म फ्लरिश होता जाता है, हमारी कंट्री को टूरिज्म से बहुत पैसा आता है। और जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनकी वजह से कम हर साल हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखते हैं कि उनके आने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर मैं आपको प्रेजेंट बताती हूँ जो ये रेशो है, ये लगभग हमारे को कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टूरिज्म की वजह से, वो अराउंड ₹65 करोड़ है। और इसमें मेजर ये जो होते हैं, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, ये थोड़े थोड़े अप्रॉक्स होते हैं, तो आप इन्हें एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, आप इन्हें अप्रॉक्स करके लिख सकते हो। मोर देन 15 मिलियन लोग हैं जो डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। बट ऐसा इसीलिए है क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री देखो इंपॉर्टेंट भी बहुत है। टूरिज्म जो है वो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट को, कल्चर को प्रमोट करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड अबाउट आवर हेरिटेज। तो हमारी इंटीग्रिटी को बढ़ाता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग को बाहर के लोगों के साथ बनाए रखता है। इसीलिए टूरिज्म इंडिया में बहुत मेजर अच्छे तरीके से स्टैंड करता है। नॉट एंडिंग विद द वीडियो, पहले आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, फटाफट से आंसर्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया? Question number 2, the first train was steamed from which place? Question number 3, name the extreme location of east-west corridors. Yes, बताया था मैंने, फटाफट याद करो। Question number 4, which means is the most important for transportation? Question number 5,
विच ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लीमेंट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो सजेशंस हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत वीडियोज़ आने वाली हैं और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बोर्ड्स तो यूँ ही निकल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।